नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम रेरा कानून की बात करेंगे और उसके संबंध में तमाम जानकारी देंगे। भारत सरकार ने साल 2017 में एक एक्ट लागू किया था जिसके अंतर्गत रियल स्टेट अर्थात जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी गैर कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना था। इस एक्ट का नाम रियल स्टेट एक्ट या रेरा रखा गया। लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलर गैर कानूनी रूप से कस्टमर से पैसे ले रहे थे और फ्लैट्स के नाम पर घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। साथ में फ्लैट आवंटन में देर की जा रही थी। इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए और बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए रेरा लागू किया गया है। रेरा कानून क्या है, नियम क्या है और इसमें शिकायत कैसे करें, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। ये तो थी रेरा से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी जो अपने दर्शकों तक पहुंचाई। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ ऐश्वर्य सिन्हा जी। ऐश्वर्य जी आपको रेरा के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। इसके अलावा एक और नंबर 012061279768। इन नंबर पर कॉल करके आप रेरा से जुड़ी कानूनी जानकारी के बारे में तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए, तो अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐश्वर्य जी। ऐश्वर्य जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे, जिस टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं रेरा को लेकर, तो संपत्ति खरीद में जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए बुनियादी तौर पर क्या कानूनी प्रावधान लाए गए हैं, उसके कानूनी प्रावधान क्या हैं? देखिए, आज की डेट में आप ये सुन भी रहे होंगे कि ये काफी कॉमन हो गया है। हर बिल्डर के साथ बायर को डिस्प्यूट है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो दो रेमेडीज अवेलेबल होती हैं एक आम बायर के पास। पहला रेमेडी तो डेफिनेटली जैसे आपने बताया रेरा एक्ट, इट इज अ स्पेशल एक्ट जो बना ही है प्रोटेक्ट करने के लिए बायर्स के राइट्स को, साथ में ये बायर की ऑब्लिगेशंस को। तो टू सम एक्सटेंट ये प्रमोटर जो बिल्डर है उनकी भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन उनको भी देता है। ये सिविल रेमेडी है एक, जो हर ग्राहक, हर कंज्यूमर जो पहले सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाता था, नाउ उसके पास एक डेडिकेटेड रेमेडी अवेलेबल है जो वो रेरा अप्रोच कर सकता है एंड उसके बेसिस पे उसके प्रावधानों का यूज करके अपने फेवर में जजमेंट या ऑर्डर ले सकता है। ये एक सिविल रेमेडी है। दूसरी रेमेडी जो हर बायर के पास है वो है क्रिमिनल रेमेडी, जिसमें वो 420 का केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस एक बायर के, एक बिल्डर के खिलाफ इनिशिएट कर सकता है। सो आज की डेट में ग्राहक के पास सिविल रेमेडी के अलावा क्रिमिनल रेमेडी भी है। जैसे आप देख सकते होंगे कि यूनिटेक का केस जो था जिसमें सनी चंद्रा और वो लोग जेल भी गए और जेपी के लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई और भी एसोटेक बिल्डर्स, आम्रपाली, हर जगह। तो दो रेमेडी अवेलेबल है एक ग्राहक के पास। ठीक है, ये तो रही इस कानून के बारे में बात। ऐश्वर्य जी, अगर हम निर्माणाधीन संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये रिटेल स्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत आता है। अब इसके जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है, वो हम समझना चाहेंगे और खरीदारों को क्या सुरक्षा या फायदा इससे मिल पाता है? जी देखिए, खरीदारों के पास अब पहले ये प्रोटेक्शन थी नहीं, जो ये एक्ट के बेसिस पे ये प्रोटेक्शन आई। खरीदारों के पास सबसे पहला है कि बिल्डर के ऊपर जो ड्यूटीज कास्ट की गई हैं वो सबसे अहम है, क्योंकि पहले बिल्डर के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं कास्ट होती थी। बिल्डर एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करता था, उसके बेसिस पे वो लोगों को इनवाइट करता था और अपने अपार्टमेंट्स बुक करता था और अग्रीमेंट जो भी हो एक डॉटेड लाइन पे मजबूरन एक ग्राहक को साइन करना पड़ता था, बिकॉज उसके अंदर कोई भी क्लॉज हो एक ग्राहक के पास ऑप्शन भी नहीं था उसको एडिट करने का या उस पर नेगोशिएट करने का। तो अब एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट रेरा एक्ट के तहत प्रोवाइडेड है जो बैलेंस है, जो दोनों पार्टीज का हित में है और प्रोटेक्ट करता है बायर्स को स्पेशली। दूसरी चीज, रेरा एक्ट मैंडेट करता है हर बिल्डर को कि आप जो है अपना टाइमलाइन, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में जो एक ग्राहक को आ रही है वो है कि जो बिल्डर जितने दिन पे प्रॉमिस करता है फ्लैट वो उतने दिन पे डिलीवर नहीं कर रहा है और हर प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट लगभग हर प्रोजेक्ट
कभी 1 साल, 2 साल, 4 साल डिले में चल रहा है मिनिमम। सो ये एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी कास्ट अपॉन होती है बिल्डर के ऊपर, जिसमें उसको स्पेल आउट करना पड़ता है कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तीसरी चीज, वो एक इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफाई करता है कि 9.3% इंटरेस्ट मिलेगा एक ग्राहक को अगर कुछ डिले होगा। ऑल्सो ये तो चलिए पोजेशन की रेमेडी अवेलेबल है, जो आदमी पोजेशन सीख कर रहा है। मान लीजिए किसी को अपने पैसों का रिफंड चाहिए, तो डिले पोजेशन के अलावा वो रिफंड भी क्लेम कर सकता है। एंड जो रेरा का जो प्रोविजंस हैं वो बड़े फास्ट हैं, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 हेयरिंग में जजमेंट आ जाती है, बिकॉज हमारे सारे रेरा कोर्ट्स बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही तेज पेस में डिस्पोजल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बल्कि जजमेंट पास की हैं बताते हुए कि जो रेरा कोर्ट है उसको बस 3 चीजों का ध्यान देना है। पहले देखना है ट्रांजैक्शन अग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, उसके बाद देखना है कि कोई जो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब है उससे डिले है कि नहीं। तीसरी चीज जो ग्राहक की एक्चुअली रिलीफ है, वो वेदर रिफंड है या पोजेशन है। अगर रिफंड है सो इट हैज टू इमीडिएटली प्रोसेस द रिफंड, एंड पोजेशन है तो डिले पोजेशन चार्जेस भी फिक्स्ड हैं। तो ये जो सारी बेनिफिट्स हैं ये पहले नहीं होती थी, उसके लिए ग्राहक को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जाना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम लगता था एंड एक ग्राहक और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसी के समाधान के लिए ये जो है लाया गया है, ताकि जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको इससे सहूलियत मिल सके। अब ऐसे में भारतीय स्टैम्प अधिनियम, अगर हम 1899 भूमि से संबंधित स्टैम्प शुल्क के भुगतान की बात करें, उसको नियंत्रित करता है वो। अब ऐसे में ऐश्वर्या जी, इसकी जो अहमियत है वो भी हमें जरा समझाइए, कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये? देखिए, स्टैम्प ड्यूटी एक इंडिपेंडेंट चीज है, वो एक सरकारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो आप सरकार को देते हैं। एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज व्हेन यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी आइदर फ्रॉम एन इंडिविजुअल और आप किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं। देयर आर सर्टेन रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी जो हर स्टेट में डिफरेंट अमाउंट है एप्लीकेबल, जिसमें इफ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली का अगर आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, तो दिल्ली में अगर एक महिला एक अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदी है तो उनका 4% है। अगर जॉइंट में महिला और पुरुष साथ में मिलकर खरीद रहे हैं तो वो 5% है, और अगर एक मेल खरीद रहे हैं तो 6% है। तो ये एक सरकारी लेवी है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मैंडेटेड है, जो प्रोवाइड करता है कि जब ये ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तभी विथ इंटायर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तभी वो टाइटल फॉर्मली ट्रांसफर्ड माना जाएगा। दैट मीन्स सरकार उसे रिकॉग्नाइज करती है कि ये ट्रांसफर फ्रॉम ए पर्सन टू बी पर्सन इज करेक्ट, लीगल, वैलिड एंड इनफोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक, अब रेरा की हम बात कर रहे हैं। रेरा क्या है, जरा ये भी आप समझना चाहेंगे, और इसकी जो जरूरत है वो क्यों जरूरत पड़ी है इसकी, क्यों जो है अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये 2016 में इसे लाया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये हर बिल्डर के साथ एक बायर को डिस्प्यूट हो रही है। सबसे बड़ा केस जेपी का केस है, सबसे जो मैंने ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज की थी। तो जेपी के केस में 22,000-24,000 बायर्स थे एंड हर एक प्रोजेक्ट उनका डिले में चल रहा था। लोगों ने 2008-9 में प्रोजेक्ट में पैसे डाले थे और 2015-16 तक भी उनको प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी। और ऊपर से जो अपार्टमेंट मिल भी रहे थे वो इतने खराब कंडीशन में थे कि वो एक्चुअली हैबिटेबल भी नहीं थे एंड लोग फेल्ट चीटेड। तो ये खाली जेपी के साथ नहीं, आम्रपाली, एसोटेक, आप कोई भी यूनिटेक, आप कोई भी बिल्डर लीजिए, हर जगह ये डिस्प्यूट आने लगी। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो खाली डेफिशिएंसी इन सर्विस बिटवीन कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं ध्यान देता था, उसका साथ में ये भी रोल आ गया। तो एक जब देखा कि ये पूरे कंट्री में ये इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन है इन रियल एस्टेट, इसलिए एक स्पेशल एक्ट क्रिएट की गई जहां पे बायर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला जाए एंड बिल्डर के ऊपर ड्यूटी कास्ट अपॉन की जाए कि ये चीजें मैंडेटरीली फॉलो करनी जरूरी है ताकि बायर्स का बेनिफिट हो। ठीक है, अब घर खरीदारों की अगर हम बात करें तो घर खरीदारों पर जो रेरा है उसका क्या असर होगा, क्या फर्क, उससे क्या फायदा मिल पाएगा और रेरा क्या करेगा उनके लिए? देखिए, रेरा जैसे मैंने बताया, रेरा के पास एक ग्राहक 2 रेमेडी के लिए जाएगा। सिंपल,
अगर मैं एक सिंपल एक लैंग्वेज में बताऊं, पहली रेमेडी हो सकती है कि भाई मैंने जिस फ्लैट में पैसे डाले वो टाइम पे मुझे मिला नहीं और मुझे अब दिक्कत हो रही है, देयरफॉर मेरे को मेरा पैसा रिफंड किया जाए। पहले उसके लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाता था, अब वो चीज के लिए वहां पे 2 से 3 से 4 साल लग जाते थे, बिकॉज हमारे कंज्यूमर कोर्ट बहुत ओवरबर्डन है। तो एक वो रेमेडी थी। दूसरा है कि अगर किसी को प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है बट ही इज इन नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट, जी जी, तो वो पोजेशन के लिए जाएगा, बट वो इंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए। कि अगर 3 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है, 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी है और तब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, देन ही इज इंटाइटल्ड फॉर डिलेड पोजेशन चार्ज। तो अथॉरिटी का ये 2 रोल है फॉर बायर टू अवेल दिस रेमेडी बिफोर द रेरा कोर्ट। ठीक है, तो बात आज हम कर रहे हैं रेरा की और उससे जुड़े कानून की। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ऐश्वर्या जी, रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना के बारे में अब हम आपसे जानकारी चाहेंगे, इसका जो रोल है वो क्या रहता है? देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी में 2 डिविजन हैं, एक अथॉरिटी है और एक असेसिंग ऑफिसर। ये 2 अथॉरिटी है। अथॉरिटी का काम है टू डिटरमिन आइदर द बायर इज इंटाइटल्ड फॉर रिफंड और डिले पोजेशन चार्जेस। ये अथॉरिटी का रोल है, बिकॉज ये जुडिशियल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई थी सितंबर-अक्टूबर 2021 में, जहां पे क्लियरली ले डाउन किया गया है दी रोल ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एओ। एओ का काम है कि अगर मान लीजिए किसी को कॉम्पनसेशन भी चाहिए, बिकॉज वो जस्टिफाई कर सकता है, वो क्लियरली एक असेसिंग ऑफिसर को, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भी अप्रोच कर सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पनसेशन, जो अथॉरिटी का रोल है। एक्ट के अंदर क्लियरली ये 2 अथॉरिटीज डिफाइन है और इनके रोल्स और इनकी ड्यूटीज डिफाइन। मैं ग्राहकों के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, अथॉरिटी के पास रिफंड एडजुडिकेट करने का पावर है या डिले पोजेशन चार्जेस एडजुडिकेट करने का पावर। हाउएवर, कॉम्पनसेशन अगर कोई ग्राहक सीख करना चाहता है, उसके लिए उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास केस मूव करना। ठीक, अब बिक्री समझौते की बात करें तो उस पर रेरा का असर क्या होगा, वो भी समझा दीजिए। आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से पूछिए। बिक्री समझौते पर रेरा का असर क्या होता है सर? देखिए, सारी जो प्रमोटर्स के ऊपर लायबिलिटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो अब स्पेल आउट हो गई। तो जो भी बिल्डर कुछ भी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, उसको जब तक वो रेरा की कंप्लायंसेस पहले करेगा नहीं, ही इज नॉट इवन एलिजिबल टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो रेरा अप्रूव्ड बना है, इसकी वजह से जो मनमानी करता था बिल्डर कि अपने कोई भी इलीगल क्लॉज इंसर्ट कर देता था, जिससे ग्राहकों के ऊपर प्रेशर बन जाता था, वो अब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी हर एग्रीमेंट को रेरा कंप्लायंस होना अनिवार्य है, मैंडेटरी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पवन पारिक, उनसे पूछ लेते हैं उनका सवाल क्या है। पवन जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, खाली जमीन, उसका हमने पट्टा बनवा लिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है क्या, और रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा होगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरकारी जो रिकग्निशन है, कानूनन रिकग्निशन तभी माना जाता है जब एक टाइटल प्रॉपर ट्रांसफर हो चुका हो एक दूसरे पर्सन को। नाउ अगर वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते हैं, तो कानून की नजर में वो फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं है, वो रिवोक करने के लिए उसका केस लगाया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी उस चीज को कानूनन वैलिडिटी देती है, उसको इन्फोर्सेबल देती है, और उसको सरकार मानती है कि हाँ, ये टाइटल एक्स पर्सन से वाई पर्सन को ट्रांसफर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं पारस जी आपका जवाब आपको जरूर मिला होगा। अब ऐश्वर्या जी, रेरा के तहत हम प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके तहत आते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जरा बताइए। रेरा के अंदर सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड सारे, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट। पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए किसी ग्राहक के पास कोई डेडिकेटेड रेमेडी थी नहीं, क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए वो कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकता था। लेकिन रेरा ने ये चीज की है कि ये सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट
जिन्होंने शॉप्स ली हैं, शोरूम के लिए स्पेस बुक किया है, वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोजेक्ट भी रेरा के एम्बिट में आते हैं। सो जितने भी आप बिल्डर्स जानते हैं, जितने भी आप कंस्ट्रक्शन जो चलिए, उसके पास एनी रियल एस्टेट बिल्डर, एनी बायर विल कम अंडर द परव्यू ऑफ रेरा। ठीक है। अब अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो किन चीज़ों पर बिल्डर को जो रेरा की बात है वो माननी होगी? बिल्डर पर ये रहेगा प्रभाव कि उसको भाई रेरा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो माननी होगी। देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले कहा भी कि जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट है उसका फुली कंप्लायंस होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला जो कागज है वो एक अग्रीमेंट है जो एक ग्राहक साइन करता है बिल्डर के साथ। तो पहले उसके पास कोई मत नहीं था, कोई से नहीं था कि वो बोल सके कि मैं ये क्लॉज मेरे लिए गलत है या मेरे पे इस पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि पहले बिल्डर कुछ भी कर रहा था कि आप सारा पैसा पहले दे दीजिए, कंस्ट्रक्शन का कोई टाइमलाइन नहीं देता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन रेरा के आने के बाद ये सारी चीजें एक स्ट्रीमलाइन में, एक बिल्डर बायर अग्रीमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही सबके फेवर में बनेगा, जो यूनिफॉर्म होगा अक्रॉस डिफरेंट बिल्डर। तो एक यूनिफॉर्मिटी है पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्डर को अपने टाइमली कंस्ट्रक्शन, अपने ऑडिट रिपोर्ट, एवरीथिंग उसको रेरा वेबसाइट पे क्वार्टरली अपडेट करना है, जिससे वो कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस एंड हाउ जो मनी उन्होंने इकट्ठा किया है, हाउ दैट मनी इज बीइंग यूज्ड बाय देम। थर्डली, बिल्डर को सारा का सारा डेटा अपलोड करना है कि कितने टावर्स हैं, कौन सा सैंक्शन बिल्डिंग प्लान है, क्योंकि बिल्डिंग प्लान में भी ये लोग बहुत ऊपर नीचे करते हैं, जिससे बायर्स को बड़ी दिक्कत आती है। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लैट, टोटल नंबर ऑफ डिटेल्स ऑफ अलॉटीज, वो सारा डिटेल उनको पब्लिकली पब्लिश करना पड़ता है रेरा की कंप्लायंस। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है जो पहले बायर के पास थी, तो बायर को काफी कॉन्फिडेंस आता है कि एक बिल्डर पे जहां पे वो सारा चीज पब्लिक डिस्प्ले पे गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है और उसको फॉलो अप कर रही है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है बायर के लिए कि ये सारी चीजें जब पब्लिक डोमेन पे हैं तो हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद हमें बिल्डर राइड पे डाले। बिल्कुल। अब रेरा की शिकायत की अगर हम बात करें तो रेरा में शिकायत का प्रोसेस क्या है, कैसे उसमें दर्ज की जा सकती है शिकायत? देखिए, रेरा में सबसे पहले सेक्शन 31 के अंदर कंप्लेन फाइल किया जा सकता है। कंप्लेन में जैसा मैंने बताया 2 रेमेडीज हो सकती हैं, रिफंड और सजेशन, जिसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो रेरा एक्ट के अंदर पीछे उसका अनेक्सर लगा हुआ है। उस अनेक्सर के तहत हमें डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे अपना नाम होता है, अपना प्रोजेक्ट डिटेल्स होता है, अपना अलॉटमेंट नंबर होता है, अग्रीमेंट की सर्टेन एनेक्सेस होती हैं, और वो चीज और बेसिक एक कोर्ट फीस होती है, नॉमिनल फीस। जो चीज को आप उस फॉर्म के तहत जमा करते हैं, रजिस्ट्री में फाइल करते हैं। रजिस्ट्री जो है वो कंप्लेन की, जो आपने कंप्लेन दाखिल की है, उसकी कॉपी भेजता है बिल्डर को, और उसके बाद रजिस्ट्री एक नोटिस इशू करती है जो बताती है कि फलाने तारीख को ये डेट हेयरिंग पे है, और बिल्डर को नोटिस एडवांस में दिया जाता है कि आप 30 दिन के अंदर अपना जवाब फाइल करें अगर आपको कुछ कहने को है, वरना कोर्ट जो है एक्स पार्टे प्रोसीड करेगा। और वो जो तारीख तय होती है उस दिन वो कोर्ट या तो उनका जवाब सुनना चाहेगा, या अगर वो नहीं आ रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं तो वो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। अब एजेंट की अगर हम मनमानी की बात करें तो ईश्वर जी, कई बार देखने को मिलता है एजेंट बहुत मनमानी करते हैं, तो उनकी मनमानी को रोका जाए इसके लिए क्या प्रावधान है, कहां पर शिकायत की जा सकती है इस तरह की मनमानी को लेकर? सेक्शन 9 जो है रेरा एक्ट का, वो उसको भी कवर करता है। सेक्शन 9 क्लियरली कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, मैं वो एक्ट पढ़ता हूं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द रेरा एक्ट, it is important for any real estate agent to register itself with RERA, without which she is not allowed to indulge in any kind of action related to facilitating prospective buyers. Therefore, agent तक इस एक्ट के तहत रेगुलेटेड है। उनकी मनमानी भी अगर हो तो एक्ट प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि उनके खिलाफ भी एक्शन इनिशिएट किया जा सके। ठीक, चलिए, तो ये तो थी कि कैसे मनमानी को रोका जा सकता है। रेरा को लेकर तमाम जानकारी आपने ऐश्वर्या जी हमारे साथ साझा की, दर्शकों को बताई। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और जुड़कर तमाम जानकारी आपने बताई। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।